कल से आप लोगों का वस्तानिया वाले का हिंदी का इम्तिहान है और हिंदी के इम्तिहान में आपको हम जितना आज की क्लास में कराएंगे इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। ये हमारी गारंटी है, क्योंकि आपको हम जो पढ़ा रहे हैं आप अच्छे तरीके से पढ़ करके एग्जाम देने के लिए बस जाइए। टोटल सवाल इस क्लास से ही आपको आएगा। अभी हम लाइव आए थे क्लास कराने के लिए, लेकिन कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाई, इसलिए हम आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको जो है समझा देते हैं किस तरीके से कौन सा सवाल आता है और कैसे आपको उसको बनाना है। देखिए, आपसे जो है 10 नंबर का सवाल सबसे पहले ऑब्जेक्टिव तो आप बना ही लीजिएगा, लेकिन आपको अगर एक लाइन का जवाब दे देते हैं तो आपको जो है वो सीधे जो है 10 मार्क मिलता है। इसलिए हम पहले आपको 10 मार्क वाला सवाल बता दे रहे हैं। पूरा सिंपल सवाल से पूछता है 10 मार्क में, उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्टिव अभी कराएंगे ही। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्या करा कि निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद हिंदी में करें। यहां पर लिखा रह सकता है निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद उर्दू में करें। अगर उर्दू में लिखा रहेगा तो यहां पर ये वर्ड हिंदी में लिखा रहेगा, ठीक है। नीचे में आपको हिंदी में इतना लिख करके देगा, क्वेश्चन में ही इतना जो है हिंदी में लिखा रहेगा और कहेगा कि इसका अनुवाद जो है आप उर्दू में करें, ठीक है। या फिर अगर यहां पर लिखा रहेगा कि उर्दू में करें तो यहां पर जो है उर्दू में लिख देगा कि निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद जो है वो हिंदी में करें। तो अगर निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद हिंदी में करें लिखा रहेगा तो यहां पर आपको उर्दू में जो है यहां पर 3-4 लाइन जो है दिया रहेगा। तो खासकर उर्दू में दिया रहता है, आपको हिंदी में लिखने के लिए बोलता है। जैसे उर्दू में आपको क्या लिखा हुआ कि आरजू सर फुकानिया मौलवी इम्तिहान के साथ साथ वस्तानिया इम्तिहान की भी तैयारी अच्छे तरीके से करवाते हैं। आरजू सर का चैनल का नाम L2 भैया है, जिस पर वह डेली लाइव क्लास करवाते हैं। इसके साथ साथ अपने चैनल पर एक नोट प्रोवाइड करवाते हैं। इस नोट से बच्चों को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। ये आपको क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा, ठीक है। और इसको बोलेगा हिंदी में अनुवाद करने। तो हिंदी में जब अनुवाद करने बोलेगा तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जो है डायरेक्ट आपको सही चल रहा है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, यहां पर लिख देना है उत्तर, ठीक है, या फिर जवाब लिख दीजिएगा या आंसर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहां से आपको डायरेक्ट उसी को जो हिंदी में लिखना है कि आरजू सर फुकानिया और मौलवी परीक्षा के साथ साथ वस्तानिया परीक्षा की भी बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं। आरजू सर का चैनल का नाम L2 भैया है, बस उसको हिंदी में लिख देना है। आपको उर्दू में लिखा हुआ है, उसको जो है आपको पूरा जो है हिंदी में लिख देना, ठीक है। हिंदी में जैसे उसी चीज को हम पूरा को हिंदी में लिख दिए, जिस पर वो रोजाना लाइव क्लास कराते हैं। इसके साथ साथ वो अपने चैनल पर नोट्स भी उपलब्ध कराते हैं, जिनसे बच्चों को बहुत ही अधिक लाभ होता है। बस क्या करना है, इसका जो आपको पूरा का पूरा हिंदी लिख देना है। तो आपको इतना बस लिख दीजिएगा, आपको 10 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। उसी को जैसे उर्दू में लिखा है तो उसको हिंदी में डायरेक्ट जो है लिख देना है। तो आपको जो है डायरेक्ट इसको हिंदी में लिख दीजिएगा तो आपको जो है 10 मार्क आपको जो है उसके साथ आपको मिल जाएगा। देखिए, उसके बाद जो है आपको 5 मार्क में जो पूछेगा, 5 मार्क का सवाल, देखिए एक सवाल डायरेक्ट ये लिखा ही रहेगा। ये आपसे पूछेगा ही कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ें और उसके हिसाब से जवाब दें, ठीक है। सिरचन जैसे यहां पर सवाल लिखा रहेगा, 1 मिनट आप लोग, एक मिनट। तो आपको इस टाइप से जो है लिखा रहेगा, ठीक है, और इसका आपको जवाब देना। आइए हम आपको बताते हैं किस तरीके से इसका जो है जवाब देना है, समझे। अब बस 1 मिनट, आपको इसे लिखा रहेगा उर्दू में, नीचे लिखा रहेगा और उसका बोलेगा हिंदी में जवाब देने के लिए, ठीक है। तो आपको देखिए सबसे ऊपर में क्या लिखा रहेगा वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपको लिखा रहेगा कि देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ उसी तरीके से आपको सवाल में लिखा रहेगा कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ें और उसके हिसाब से जवाब दें। तो आपको एक कहानी बना करके लिखा रहेगा, क्या होगा कि एक कहानी जो है आपको बना करके दे देगा। क्या, तो एक कहानी यहाँ पर इतना बड़ा, जैसे उर्दू में लिखा हुआ था ऐसे हिंदी में आपको कहानी लिख देगा कि सिरचन गाँव का एक मेहनती और कुशल कारीगर था। वह बांस, मिट्टी और लकड़ी से तरह तरह की चीजें बनाता था। उसके बनाए हुए सामान में मजबूती और सुंदरता दोनों होती थी। सिरचन अपने काम पर बहुत गर्व करता था और उसे लगता था कि मेहनत से किया
किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, ठीक है, कभी व्यर्थ नहीं जाता। गांव के लोग उसकी कला की सराहना करते थे और लेकिन बदले समय के साथ मशीन से बने सामान आने लगे, इससे सिरचन का काम धीरे धीरे कम होने लगा और जो है फिर भी वह निराश नहीं हुआ और अपने हुनर को बचाए रखने के लिए लगातार प्रयास करता रहा, ठीक है। ये आपको ऐसे कहानी बना करके दे देगा, उसके नीचे में आपसे 3 सवाल पूछ देगा। देखिए यहां पर 3 सवाल दे दिया ना आपको। यहां पर सबसे पहले क्या है कि सिरचन कौन था, ये पूछ दिया, तो अब आपको इसका जवाब देना है। आप नीचे में लिख दीजिएगा 3 नंबर सवाल का जवाब सिरचन कौन था, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। और यहां पर आपको खोजना कैसे जवाब है वो देखिए, जवाब भी आपको इसी में था। यहां क्या है, सिरचन कौन था, क्या पूछा है, सिरचन कौन था, यहां से उठाइएगा, जैसे इंग्लिश में बताए थे कि यहां से उठाइएगा और यहां जहां पूर्ण विराम लगा हुआ यहां तक लिख दीजिएगा सीधा। ये 1 नंबर का जवाब हो गया, हम लोग ऐसे ही बनाते थे। ये हो गया 1 नंबर का जवाब। नीचे क्वेश्चन क्या पूछा, सिरचन कौन था, तो सिरचन गांव का एक मेहनती और कुशल कारीगर था। बस इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 मार्क मिल गया, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल को पढ़िए। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि सिरचन किस प्रकार का काम करता था। तो सिरचन जो है पूछ रहा है कि सिरचन किस प्रकार का काम करता था, तो सिरचन पूछ रहा है कि किस प्रकार का काम करता था, तो इसी में आइए। तो सिरचन जो है यहीं पर देखिए 2 नंबर सवाल का जवाब, वह बांस, मिट्टी और लकड़ी से तरह तरह की चीजें बनाता था। बस इतना है जवाब। ये यहां से लेकर के यहां तक आप लिख दीजिए, आप 2 नंबर का सवाल का जवाब खत्म, बस इतना लिख दीजिए। उसके बाद तीसरा सवाल देखिए क्या है कि उसके बनाए सामान की क्या विशेषताएं थी, तो उसकी सामान की बनाए की क्या विशेषता थी, इसका भी आइए जवाब आपको खोज के दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको कहानी दूसरा हो सकता है लेकिन सवाल ऐसा ही पूछेगा, ठीक है। आपको देखिए यहां पर फिर जो है उसके यहां पर देखिए उसकी बनाए हुए सामान की क्या विशेषताएं थी, वहीं से मिल गया कि उसके बनाए हुए सामान में मजबूती और सुंदरता दोनों होती थी। उसके बनाए हुए सामान में मजबूती और सुंदरता दोनों होती थी। बस इतना लिख दीजिए, आपका ये जो है विशेषता वाला खेल खत्म। समय के साथ सिरचन के काम पर क्या प्रभाव पड़ा, यहां पर देखिए यहां पर क्या फिर 4 नंबर का कि सिरचन अपने काम पर बहुत गर्व करता था और उसे लगता था कि मेहनत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। गांव के लोग उसी कला की सराहना करते थे। हाँ, यहां से आपको जवाब लिख लेना, लेकिन बदलते समय के साथ मशीन से बने सामान आने लगे, इससे सिरचन का काम धीरे धीरे कम होने लगा, ठीक है। यहां तक आप लिख दीजिएगा, आपका जवाब मिल गया। इसी तरीके से आपका कठिन परिस्थितियों में भी सिरचन का स्वभाव कैसा रहा, अच्छा रहा, वहां पर से उतार के लिख दीजिएगा। इतना आप लिख दीजिए, आपको 5 मार्क मिल गया, ठीक है। यहां पर 5 मार्क जब मिल गया, उसके बाद या तो बोलेगा कि ये बनाओ, ठीक है, या तो बोलेगा कि ये उर्दू को हिंदी में लिखो, ठीक है। अगर आप उर्दू को हिंदी में लिखने के लिए आपको आ रहा है तो ये बना दीजिएगा, नहीं तो आपको बोलेगा कि सीधा आपको एक जो बोले थे आपको कि मजमून लिखने के लिए, उसी तरीके से यहां पर मजमून को हिंदी में बोलते हैं निबंध, ठीक है। तो आपको निबंध बोलेगा लिखने के लिए कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध में जैसे उसमें मजमून बोला था ना, ईद पर लिखिए, बकरीद पर लिखिए, रमजान पर लिखिए, उसी तरीके से ईद, महात्मा गांधी, होली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस पर बोल रहा है किसी एक पर जो है निबंध लिखने के लिए। तो निबंध का मतलब होता है, आपको कल भी बताए थे उर्दू में निबंध लिखने के लिए कि उसका पहले तारीफ फिर विशेषता लिखना है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर ईद पर निबंध लिखने के लिए बता दिए। ईद के निबंध, तो ईद मुसलमानों का एक प्रमुख और पवित्र त्यौहार है। यह त्यौहार रोज रमजान महीने के पूरे होने के बाद मनाया जाता है। ईद के दिन लोग सुबह सुबह स्नान करते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं, नया कपड़ा मार्केट से खरीद के लाते हैं, मस्जिद में जाकर या ईदगाह में नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद के नमाज खत्म होने के बाद लोग जो है चाय पान खाते हैं और घूमने के लिए जाते हैं और अपने मेहमानदारी में जाते हैं दवाने के लिए। ईद के अवसर पर गरीबों और ज़रूरतमंदों को ज़कात और फितरा दिया जाता है, जिससे समाज में बराबरी और भाईचारे की भावना बने। अगर इतना समझ में ना आए ना, तो जो जो चीज़ ईद में करते हैं ना वो चीज़ उतार दीजिएगा। अगर ईद पर पूछ दिया तो, होली पे पूछ दिया तो होली के बारे में लिख दीजिए, ठीक है। तो इसी तरीके से या तो ये बना लीजिएगा अथवा में रहेगा, यानी या तो आप ये निबंध लिख दीजिए किसी एक पर, या फिर जो है आप ये उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया ट्रांसलेशन, यानी उर्दू को हिंदी में ट्रांसलेट कर देना है। तो आपको या तो ये बना दीजिए या वो बना दीजिए, आपको टोटल मार्क आपको 10 मार्क मिल जाएगा और ये 5 मार्क तो आपको रखा हुआ ही है। अब देखिए, अब आपको चलते हैं ऑब्जेक्टिव करवाते हैं और ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको टोटल सवाल करवाते हैं कि ऑब्जेक्टिव से किस तरीके का सवाल पूछा जाता है। आइए, आपको ये देखिए, आपको जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा वो इसी चैप्टर से पूछेगा, इसी सब्जेक्ट से पूछेगा, इसलिए हम आपको यहां से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल कहता है कि तू जिंदा है तो। 1 मिनट आप लोग जो है लाइव में ही जुड़े, लाइव तो नहीं चल रही है, हाँ
चलिए, हाँ हो गया। तू जिंदा है तो नामक कविता क्या प्रकट करती है? राग को, उत्साह को, दोनों को, किसी को नहीं? तो ये जो तू जिंदा है तो कविता है, ये राग और उत्साह दोनों को प्रकट करती है। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर चांद ला तो उतार ला जमीन पर, इसी तरीके से इसका पूरा कविता है। ठीक है, तो यही चीज बोल रहा है। अगला सवाल की तरफ बैठिए कि श्रृंगार करने के लिए किसको कहा गया? तो श्रृंगार करने के लिए जो है वो धरती को कहा गया था कि श्रृंगार करने के लिए। उसके बाद कैसा समय भी गुजर जाएगा, दुख का, अत्याचार का, उपर्युक्त दोनों का। ये दोनों का जो है बोला गया उस कविता में कि दुख और अत्याचार दोनों का जो है वो समय गुजर जाएगा और एक अच्छा समय भी आएगा। अब देखिए यहां पर सवाल क्या करा, तुम्हें कौन धोखा नहीं देगी और हार कर चली जाएगी? तुम्हें कौन धोखा नहीं देगी और हार कर चली जाएगी? पत्नी। तो पत्नी तो धोखा दे सकती है, मौत, तुम्हारी सहेली, बहन, सी। तो इसके हिसाब से अगर जवाब देखिएगा कविता के हिसाब से तो सी हो जाएगा, यानी तुम्हारी सहेली। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल की तरफ बढ़िए। एक दिन क्या क्या होगा? इनकलाब बनेगा, अत्याचार के महत्व ढहेंगे, नवयुग का श्री गणेश होगा, उपर्युक्त सभी। यानी कि ये कविता के अंदर जो टोटल बोला गया कि इनकलाब भी होगा, अत्याचार का महत्व ढहेंगे, नवयुग का श्री गणेश होगा, उपर्युक्त सभी होगा। अब देखिए दूसरा नंबर चैप्टर, ये तो आपको पूरा याद ही होगा और इससे 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही तो पूछेगा, ये गारंटी है कि ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करता है? युवावस्था की परिस्थिति। ये वो वाला कहानी है कि ये जो हामिद वाला कहानी है कि हामिद जो है चिमटा खरीद के लाता था। हामिद किसके लिए चिमटा खरीद के लाया था? तो अपने दादी के लिए। क्यों लाया था? तो उसके दादी का जो है हाथ जल जाता था रोटी बनाने में, चिमटा से रोटी को पकड़ने के लिए। आपसे ये पूछ सकता है कि हामिद के पास कितना रुपया था? 1 मिनट आप लोग रुकिए। हेलो, तो हामिद के पास कितना रुपया था? ये सब टाइप से भी आपको सवाल पूछेगा। तो यहां पर क्या पूछ रहा है कि ईदगाह कहानी 1 मिनट। हेलो, अरे भैया 5 मिनट रुकिए तो सही, दे दनादन दे रहे हैं कॉल। ठीक है, तो ईदगाह कहानी किस परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करता था? तो उसमें हामिद का कहानी था। तो हामिद क्या था? बचपन की परिस्थितियों पर, यानी हामिद का माँ बाप नहीं था, दादी थी, तो दादी उसको कैसे कैसे क्या था, तो वो सवाल आपसे पूछेगा। अब देखिए ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, यानी ईदगाह कहानी जो लिखा था उसका लेखक कौन था? तो उसका लेखक था प्रेमचंद जी, प्रेमचंद ही लिखे थे। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल करा कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। यह किसने कहा था? ये हामिद जो है अपने दादी से कहा था कि बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि सब लोग अपने बाप के गले पर या बाप के कपार पर चढ़ के जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन ये बेचारा जो है पैर में खुला चप्पल था, तो इसलिए इसको बोला था और अपने दादी को बोला था। गाँव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? नाच किया, गाना बजाया, झगड़ा किया, अपने अपने खिलौने से खेला। तो जितना भी बच्चे गांव पहुंचा नमाज पढ़ के तो अपना अपना खिलौने से खेला था। ठीक है, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? तो मोहसिन के पास जो था 5 नंबर सवाल का, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 20 पैसे थे, 10 पैसे थे, 25 पैसे थे। तो कितने पैसे थे मोहसिन के पास? तो मोहसिन के पास जो है वो 15 पैसे थे। ठीक है, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15 पैसे थे। इसी तरीके से आपसे पूछ देगा कि हामिद के पास कितने पैसे थे, ये बराबर पूछता कि हामिद के पास कितने पैसे थे। तो हामिद के पास जो था वो, हामिद के पास कहाँ किधर गया? हामिद के पास जो था वो 3 पैसे थे। ठीक है, हामिद के पास जो है वो 3 पैसे थे। रमजान के कितने रोज के बाद ईद आती है? तो रमजान के 30 रोजा के बाद ईद आती है, ये तो सबको पता है। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? तो महमूद जो है आपको सिपाही खरीदा था, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया थी? तो इमली की वृक्ष की छाया थी। ठीक है, उसके बाद हामिद की दादी का नाम क्या था? तो हामिद की दादी का नाम अमीना था। ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि हामिद की दादी का नाम क्या था? तो अमीना था। हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा? तो हामिद के पास 3 पैसा था और 3 पैसा में उसने चिमटा खरीद लिया था। ठीक है, हामिद मेले में क्या खरीदता? ये पूछ सकता है। तो हामिद मेले में ना मिठाई खरीदा था, ना खिलौना खरीदा था, ना कपड़ा खरीदा था। हामिद जो है चिमटा खरीदा था क्योंकि उसके दादी का जो है वो हाथ जल जाता था। ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के थे? 3-3 पैसे के, 2-2 पैसे के, 4-4 पैसे के और 1-1 पैसे के। तो वो 2-2 पैसे के थे। ठीक है, लेकिन वो 3 पैसे का जो वो क्या लिया था अपने दादी के लिए, वो ले लिया था चिमटा। गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था? तो गांव से ईदगाह जो है वो 3 कोस दूर था। हामिद के दोस्तों का नाम क्या है? महमूद था, नूरे भी था, मोहसिन भी था, सभी था। तो हामिद भी, महमूद, नूरे, मोहसिन सब नाम था इसका। ठीक है, कौन सी कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? यानी कौन सा बचपन की परिस्थितियों पर? तो वो जो है ठेस नहीं, वो ईदगाह, क्योंकि उसमें हामिद के बारे में बताया गया।
अब आते हैं कर्मवीर के ऊपर। कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने से जी नहीं चुराता? जो कर्मवीर होता है वो जो है परिश्रम यानी किसी भी तरह की परिश्रम करने से जी नहीं चुराता, कामचोर नहीं होता। कर्मवीर चिलचिलाती धूप को भी बना देता है क्या? तो छाया बना देता है, यानी चिलचिलाती धूप को भी वह छाया बना देता है। तो कौन? तो कर्मवीर। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की निर्धारित करती है क्या? असफलता। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की निर्धारित, यानी जिस तरीके का आप काम कीजिएगा उसी तरीके से आपको सफलता मिलेगी। तो कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की निर्धारित करती है क्या? तो वो सफलता निर्धारित करती है। कर्मवीर व्यक्तियों की क्या पहचान है? तो कर्मवीर व्यक्तियों की जो पहचान है वो कर्मनिष्ठा होता है, कर्म पथ पर चलना, यानी कि वो काम के पथ पर चलता, वीरता होता, तेजी होता उसके अंदर, यानी सभी चीज होता। इस कविता के कवि कौन है? यानी कर्मवीर कविता के कवि कौन है? तो इसका जो कवि है वो है हरिऔध साहब, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, अगला सवाल है बाल गोविंद भगत से। इससे भी सवाल आपको पूछता है कि बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोही को रोने के बदले क्या करने को कहा था? लोग का अगर बेटा मरता है तो उसका पतोही रोती है बहू, तो उसको ये रोने के लिए नहीं कहा था, उसको ये कहा था खुशी मनाने के लिए, नाचने को, गाने को, उत्सव मनाने को। यानी कि उसको गाने को नहीं बोला था, उसको बोला था उत्सव मनाने को, यानी कि ऊपर वाला दिया ऊपर वाला ले लिया। पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो वो गाना गा रहे थे, रो नहीं रहे थे। ठीक है, कितना बच्चा डाल देगा कि रो रहे थे, लेकिन नहीं, वो रो नहीं रहा था, वो क्या कर रहा था? गा रहे थे बाल गोविंद भगत। ठीक है, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते? तो बाल गोविंद भगत जो है वो कबीर को साहब मानते थे। किसको? वो कबीर को साहब मानते थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत कैसी रचना है? तो बाल गोविंद भगत जो है वो रेखा चित्र है, ये याद रख लीजिएगा। अब आता राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ क्या है? तो बाल गोविंद भगत को लिखने वाले जो थे वो राम वृक्ष बेनीपुरी थे। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? तो बाल गोविंद भगत को मात्र एक बेटा था, वो भी चल गया था ऊपर। ठीक है, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? तो 60 से ऊपर थी। ठीक है, उसके बाद आता हुंडरू का जलप्रपात। इससे भी सवाल पूछता है। हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ सहित की विधा है कि ये क्या है? तो यह जो यात्रा वृत्तांत, यानी हुंडरू का जलप्रपात क्या है? ये यात्रा वृत्तांत है। पुरुलिया रोड से हुंडरू जलप्रपात की दूरी कितनी है? तो 13 मील दूरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि रांची से हुंडरू जलप्रपात की दूरी, ये सवाल पूछ सकता है। तो ये आपको 27 मील की दूरी है। ठीक है, अगला सवाल स्वर्ग का एक टुकड़ा है, स्वर्ग का एक टुकड़ा क्या है? वो छोटा नागपुर जो है स्वर्ग का एक टुकड़ा है। रांची से पुरुलिया वाली सड़क की दूरी कितनी है? ये 14 मील दूरी है। झरना की ऊंचाई कितनी है? ये आपसे पूछ सकता है जरूर। 246 फुट, 43 फुट, 53 फुट, 263 फुट। तो 243 फुट जो है वो क्या बोलते हैं झरना की ऊंचाई है। तो 243 विधायक है, 243 विधानसभा, 243 फुट, याद रखिएगा। स्वर्ण रेखा क्या है? स्वर्ण रेखा एक जो है वो नदी है। ठीक है, नदी का नाम है एक स्वर्ण रेखा। ठीक है, बिहारी के दो है। बिहारी जी अपनी बाधा को किससे दूर करने के लिए कहते हैं? कृष्ण जी से, कवि से, राधा से, इनमें से कोई नहीं। तो राधा से बोलते हैं कवि की अपनी बाधा को दूर करो। बिहारी जी भक्ति में किसका होना जरूरी मानते हैं? गुणों का, सुंदरता का, लंबाई का। तो गुणों का, किसका? तो गुणों का। ठीक है, गुणों का हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि बिहारी जी के अनुसार मनुष्य श्रेष्ठ कैसे बनता है? मनुष्य जो है, एक आदमी जो है श्रेष्ठ कैसे बनता है? सुंदरता से नहीं, नम्रता से तो नहीं, श्रेष्ठता से। तो ऊंची आवाज़ से नहीं, ऊंची आवाज़ से कोई मानव जो है वो श्रेष्ठ नहीं बनता, श्रेष्ठता से भी श्रेष्ठ नहीं बनता। किससे? नर्मता, यानी आवाज़ के अंदर उसको नरमी पैदा करना पड़ता। बिहारी जी किस काल के कवि थे? तो बिहारी जी जो है वो रीति काल के कवि थे, ये याद रखिएगा। कनक शब्द का अभिप्राय यहाँ किससे होता है? सोना से, गुणवान से, उपयुक्त, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ऊपर दोनों, सोना के लिए भी कनक शब्द यूज किया जाता है और गुणवान के लिए भी। ठीक है, अगला सवाल ठेस से। हाँ, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? तो वो सिरचन की गिनती, यानी खेती बाड़ी जब करता था तो सिरचन को कामचोर बोला जाता था। तो खेती-बाड़ी के समय गांव के किसान जो है वो किसकी गिनती नहीं करते थे? तो वो सिरचन की गिनती नहीं करते थे, क्योंकि वो कामचोर था। ठेस शीर्षक कहानी में सिरचन क्या था? तो सिरचन जो है वो कारीगर था। ठीक है, क्या था? सिरचन कारीगर भी था, लेकिन इसको लोग कामचोर बोलता था। ठीक है, गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? तो गांव के लोग सिरचन को बेगार समझते थे। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल करता है
कि ठेस कहानी का नायक कौन है, तो ठेस कहानी में सिरचन के वजह से ही ठेस कहानी का नायक है। बाल मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है किसमें, ठेस कहानी के अंदर है। ठीक है, अगला सवाल, सिरचन जाति का था वैश्य, कहार, ब्राह्मण, कारीगर, तो वो जो है कारीगर था और अच्छा सूप, कोनिया, डगरा बनाता था। ठीक है, मानू स्टेशन पर सिरचन को किस चीज का दाम देने लगी, मोहर छाप वाली धोती का जो है वो मानू स्टेशन पर सिरचन को दाम देने लगी थी। ठीक है, उसके बाद बच्चे की दुआ, बच्चे की दुआ से आपसे सवाल पूछ सकता है कि बच्चे की दुआ क्या है, उम्मीद है, दुआ है, प्रार्थना है, मान है, तो दुआ नहीं है भैया, प्रार्थना है। प्रार्थना के मतलब क्या होता है उर्दू में, जो भी हो, प्रेयर जिसको बोलते हैं। बच्चे ने दुआ में खुदा से क्या प्रार्थना की थी, बच्चे ने खुदा से क्या प्रार्थना की थी, उसे बड़ा करें, अच्छा इंसान बनाए, उससे अपने पास बुलाए, बुराई से बचाए। तो ये जो आप लोग पढ़े होंगे, या अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, लब पे आती है दुआ, ही ना है, हाँ, ये उसका दुआ है ना, लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, सब में सूरत है, खुदाया मेरी बुराई से बचाए, ये वो 9-13 जो भी है ये है। तो इसमें यूज क्या किया, क्या बुराई, या अल्लाह बचाना मुझको बुराई से। प्रस्तुत कविता में कवि शिक्षा के माध्यम से क्या संवारने की बात करते हैं, कहते हैं जानवरों को, घरों को, परिवार को, अपने आप को। तो किसको कहते हैं, अपने आप को। कवि अपनी सारी शक्तियों को लगाकर किसको सुशोभित करने की बात करते हैं, तो वो सब देश को, किसको, तो देश को कहते हैं सुशोभित करने के लिए। कवि किससे बचना चाहता है और किस पर चलना चाहता है, तो कहता है या अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो रास्ता पर चलाना मुझको, सही रास्ते पर चलाना और बुराई से बचाना। तो ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए, तो अशोक और सभी सरदार जो थे वो पीला वस्त्र धारण किए हुए थे। अशोक का शस्त्र त्याग लेखक का नाम क्या, यानी अशोक का शस्त्र त्याग जो ये कहानी है इसका लेखक का नाम जो है वो वंशीधर श्रीवास्तव है। ठीक है, उसके बाद मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा किसने कहा था, तो ये जो है अशोक ने कहा था। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 1 मिनट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर, जो कलिंग दूर खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है, तो पुरुषों की, स्त्रियों की, यक्षों की, किन्नरों की। तो स्त्रियों की सेना जो बाहर निकली थी। कलिंग संबंधित है रानी लक्ष्मीबाई से, किससे, पद्मा से संबंधित था। ठीक है, कलिंग युद्ध कितने साल से चल रहा था, तो कलिंग युद्ध 4 साल से चल रहा था। ईर्ष्या का काम क्या है, बुझाना, जलाना, नष्ट करना, प्रारंभ करना। तो ईर्ष्या का मतलब होता है जलना। ठीक है, लेखक ने ईर्ष्या से बचने का क्या उपाय बताया, मानसिक अनुशासन से अगर रहिएगा तो ईर्ष्या से आप बच जाइएगा। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या था, तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम जो है वो निंदा था। वकील साहब, ये सवाल पूछ सकता है, वकील साहब किससे जलते रहते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से, उसके बाद जो अपने ससुराल से, अपने पड़ोसी से। तो किससे जलते हैं, तो अपने पड़ोसी से वो जलते थे। ठीक है, अगला सवाल करा, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक निबंध के लेखक कौन है, तो वो जो है रामधारी सिंह दिनकर जो है वो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के लेखक है। ठीक है, किनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है, बीमा एजेंट के विभव के वृद्धि से, यानी उसको अगर ज्यादा पैसा है तो वो कौन था उसका पड़ोसी, बीमा एजेंट। ठीक है, ईर्ष्या का संबंध किससे होता है, वो प्रतिद्वंदिता से होता है, किससे, प्रतिद्वंदिता से। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, किसने कहा था, ये जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था। ठीक है, अब देखिए कबीर के पद, कबीरदास किस काल के कवि थे, तो ये भक्ति काल के कवि थे, लेकिन जो वो जो थे क्या बोलते हैं, ठेस के अंदर, जो ठेस कहानी के अंदर जो था वो किसके काल के कवि थे, तो वो रीति काल के कवि थे, आपको ये ध्यान रखना। उसके बाद देखिए मोको शब्द का प्रयोग किसके लिए कहा गया है, तो मोको शब्द का प्रयोग जो है वो, मोको शब्द का प्रयोग जो है आपको वो भगवान के लिए क्या किया गया, मोको यानी मेरे लिए। ठीक है, इस टाइप का। कबीरदास ने लोगों को ब्रह्मा कहाँ कहाँ ढूंढा, तो मंदिर में, किसमें, तो उपरोक्त सभी में ढूंढा था, मंदिर, मस्जिद, काबा, सभी में। उसके बाद आपसे सवाल जिस चैप्टर से पूछता उस चैप्टर में आपको ले चलते हैं। हाँ, इससे बराबर सवाल पूछता, संजू को डायरी लिखने का प्रेरणा किससे मिली थी, तो संजू को डायरी लिखने का प्रेरणा दीदी से मिली थी। ठीक है, संजू का स्वभाव कैसा था, तो वो संजू जो थी वो हंसमुख थी। संजू पिकनिक मनाने कब गई थी, लोग पिकनिक मनाने 1 तारीख को जाता है और संजू पिकनिक मनाने 3 जनवरी को गई थी। किताबें पढ़ने का शौक किसको था, तो वो संजू को था किताबें पढ़ने का शौक। ठीक है, 5 नंबर, संजू को उसके जन्मदिन पर क्या उपहार मिला, तो संजू को जन्मदिन पर जो है वो डायरी उसको मिला था उपहार में, यानी गिफ्ट में क्या मिला था, तो उसको पुस्तक यानी कि डायरी मिला था। पीपल कविता से इतना सवाल नहीं पूछता, अब आपको जिससे सवाल पूछता है उस पर ले चलते हैं।
हाँ, उसके बाद आपसे खेमा पर सवाल पूछता है कि बाल मजदूरी पर आधारित कहानी कौन है, तो खेमा। और बचपन की परिस्थितियों पर आधारित अगर पूछ दे तो वो हो जाएगा ईदगाह। ठीक है। मुक्ता काशी होटल के मालिक का नाम क्या था, कसारा नाम था, जिसके होटल में खेमा काम करता था। खेमा कितने वर्ष का दिखता था, तो वो जो है 9-10 वर्ष का जो है वो दिखता था। ठीक है। खेमा की लंबाई क्या थी, खेमा की लंबाई क्या थी, तो खेमा की जो लंबाई थी वो लगभग 3.5 फीट जो है खेमा की लंबाई थी। खुशबू रचते हैं हाथ से, उतना सवाल नहीं पूछता। केवरा गुलाब, उसके बाद जो है हौसले की उड़ान, हाँ यहाँ से पूछ सकता कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी, तो कदम बड़ी होकर जो है वो डॉक्टर बनना चाहती थी। ठीक है। कदम किस जिले की रहने वाली थी, ये सबसे उतना आपसे सवाल नहीं पूछेगा। झांसी की रानी कविता के रचयिता कौन है, तो वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है। लक्ष्मीबाई, चिकित्सा का चक्कर लेखक, लेखक का, और उसके बाद जो है, और ये सब सवाल आप एक बार जो है देख लीजिएगा, लेकिन इस सवाल से उतना सवाल नहीं पूछता। यहाँ पूछ सकता हिरन कहाँ बैठ रो रहा था, तो हिरन जो है वो पहाड़ पर बैठकर रो रहा था। ठीक है। हिरन किससे भटकने पर रो रहा था, तो वो जो है समूह से भटकने पर रो रहा था। ठीक है। ये सब सवाल है। हिरन की माँ कब उसे मिल गई, तो हिरन की माँ उससे कब मिल जाएगी, तो सुबह को मिल जाएगी, ये बात उनको कहा था। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली सब्जेक्ट में। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, आपका एग्जाम बहुत ही बेस्ट जाने वाला। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।